कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली की बात करते हैं तो ये आपके एलिमेंट होते हैं का, शी, जी, का, सन, प्लम्बर। इसको याद करने का एक तरीका होता है, ठीक है, का, शी, जी, का, सन, प्लम्बर। क्लियर। अब यहां पर अगर हम बात करें तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2NP2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको कहा जाता है 14th ग्रुप या 4th A। तो ग्रुप अगर पूछे तो बता देंगे आप, क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, बोलो 14th ग्रुप या 4th A। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आ गया सबको। अब हम बात करते हैं यहां पर कि कार्बन। तो कार्बन जो होता है वो 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, ठीक है, ये 17th नंबर का मोस्ट अबंडेंट है। जबकि सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन जो है वो 2nd नंबर का है। क्या बोला, जल्दी बताओ मैंने, ये आपका 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और ये 2nd मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अर्थ क्रस्ट में 27.7% बाय मास पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, बाय मास। अब अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के आइसोटॉप्स, आइसोटॉप ऑफ कार्बन की बात करें तो C12 होता है, C13 होता है और C14। ये मोस्ट स्टेबल आइसोटॉप्स हैं। कैसे हैं, मोस्ट स्टेबल, वेरी गुड, मोस्ट स्टेबल आइसोटॉप्स हैं। और जबकि ये जो है वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है, और ये रेडियो एक्टिव होता है, ये अनस्टेबल है, ठीक है, और इसका जो उपयोग है वो रेडियो कार्बन डेटिंग के अंदर किया जाता है। क्लियर सबको। तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो कार्बन की बात कर रहे थे, तो कार्बन आपका 17th नंबर का मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है। सिलिकॉन की बात करते तो सिलिकॉन आपका 2nd नंबर का मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ये ऑर्डर होता है एलिमेंट्स का। सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन होता है, 2nd नंबर का मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट सिलिकॉन होता है, 3rd नंबर का मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट एल्यूमिनियम होता है और 4th नंबर का आपका आयरन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2nd नंबर का मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है तो बता देंगे आप, जल्दी बताओ कौन सा है, फटाफट लिखो। ये क्या है, नॉन मेटल। ये क्या है, नॉन मेटल। ये क्या है, मेटल। ये क्या है, मेटल। तो मैंने पूछा था 2nd नंबर का मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन है, तो मेटल तो आयरन है। 1st नंबर का मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है, तो एल्यूमिनियम है। 1st नंबर का एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। 2nd नंबर का एलिमेंट कौन सा है, सिलिकॉन। लेकिन 2nd नंबर का मेटल कौन सा है, Fe। तो अगर आपसे ऐसा सवाल पूछे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यही आईडिया, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अपने को इतना याद हो गया अभी तक तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की। सिलिकॉन के बाद आता है जर्मेनियम, ठीक है। जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। ये कैसे कैसे पाए जाते हैं हम वो बात करते हैं। तो कार्बन तो पाया जाता है ऐसे। सिलिकॉन जो होता है वो नेचर में डायमंड लाइक स्ट्रक्चर रखता है। कैसी रखता है, डायमंड लाइक, यानी कि कोवेलेंट लैटिस है। क्या है, कोवेलेंट लैटिस है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सिलिकॉन का लैटिस कैसा होगा, कोवेलेंट। सिलिकॉन किस टाइप का, जैसे आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 4 तरह के, मतलब सॉलिड, मतलब जो एलिमेंट है वो 2 तरह, सॉलिड, एक तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होती है सॉलिड, और एक एमॉर्फस। सॉलिड के अंदर हम बात करते हैं जब, तब हमें पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, कि सिलिकॉन कौन से टाइप का है। जैसे आयनिक सॉलिड होते हैं, फिर कोवेलेंट सॉलिड होते हैं,
फिर आपके जो है वो इंटरस्टिशियल सॉलिड होते हैं और एक मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। तो सिलिकॉन का आंसर जाएगा कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जेईई मेंस के अंदर, अगर आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर, क्योंकि इंफॉर्मेशन वाला है तो जेईई मेंस पूछते हैं, एडवांस इस तरह के सवाल नहीं पूछता। तो सिलिकॉन की डायमंड लाई के, इसलिए कौन सा लैटिस होगा ये, कोवेलेंट, या कौन सा सॉलिड होगा, कोवेलेंट सॉलिड सिलिकॉन। जर्मेनियम की बात करें अगर अपन, तो जर्मेनियम जो होता है वो ट्रेसिस की फॉर्म में पाया जाता है नेचर में। कैसा पाया जाता है, ट्रेसिस, बहुत कम मात्रा में मिलने वाला है। ठीक है, टिन की बात करें तो वो SnO2, इसका नाम होता है टिन स्टोन और कैसिटेराइड। क्या होता है, टिन स्टोन और कैसिटेराइड। तो टिन स्टोन और कैसिटेराइड जो होता है उस फॉर्म में ये पाया जाएगा। लेड जो होता है वो नेचर में PbS यानी कि गैलेना की फॉर्म में पाया जाएगा। किस फॉर्म में पाया जाएगा जल्दी बताओ, गैलेना। ठीक, तो ये तो हमने इनका नेचर में कैसे कैसे पाए जाएंगे वो पढ़ा। चलो अब आगे की बात हम करते हैं। अब जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें एक बहुत भयानक डाउट आता है इनकी स्टेट। तो अगर हम बात करें तो सारे के सारे जो हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, और अगर मैं टिन और लेड की बात करूंगा तो ये होंगे मेटल और सॉफ्ट मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। तो दोबारा से देखें, कार्बन और सिलिकॉन कैसे होंगे, नॉन मेटल्स, जर्मेनियम कैसा होगा, मेटलॉइड, और आपका टिन और लेड जो होंगे वो होंगे मेटल, लेकिन कौन से मेटल, सॉफ्ट, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो। अब मैं जैसे ही लिखता हूं और एक खतरनाक डाउट आएगा आपको, और वो आएगा कि सर हमने तो सिलिकॉन को मेटलॉइड पढ़ा है, फिर आपने तो नॉन मेटल लिखा है, आईआईटी में आ गया तो हम सवाल क्या करेंगे। तो देखो ये एक बहुत बड़ा ऐसा आपको डाउट है। ओह माय गॉड, लिख भी दिया, इट इज अ मेटलॉइड विद अ डोमिनेटिंग। अच्छा, मेरा आंसर ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं अभी, ये डाउट आएगा आपको। बहुत अच्छा, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 12th की एनसीईआरटी जब आप ढंग से पढ़ेंगे तो 12वीं की एनसीईआरटी में कार्बन फैमिली जाके देखेंगे तो आपको नजर आएगा सिलिकॉन और कार्बन नॉन मेटल है। जब आप 11वीं की एनसीईआरटी उठाएंगे और 11वीं की एनसीईआरटी के अंदर जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और पीरियोडिक टेबल के अंदर जब ब्लॉक केमिस्ट्री आती है, ब्लॉक मतलब एस ब्लॉक की इंफॉर्मेशन पी ब्लॉक की, तो उस पी ब्लॉक की इंफॉर्मेशन में उस एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि ये मेटलॉइड है। यहां से आपको कंफ्यूजन आता है क्योंकि 11th में वो आपको नॉन मेटल की जगह क्या पढ़ा दिया जाता है, मेटलॉइड। अब मेटलॉइड होती क्या है, मेटलॉइड वो होती है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। समझ गए। अब जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं उसे मेटलॉइड कहते हैं। तो भाई जिसमें अगर मेटलॉइड है तो इसका मतलब बराबर कैरेक्टर नहीं है दोनों का। अगर नॉन मेटल ही कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो फिर उसे नॉन मेटल के अंदर कंसीडर किया जाएगा। समझ गए बात को। क्या बोला मैंने, दोबारा से देखना। मेटलॉइड का मतलब ये होता है मेटल प्लस नॉन मेटल कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि दोनों बराबर होने चाहिए। दोनों बराबर नहीं, दोनों बराबर नहीं, कोई भी ज्यादा हो सकता है। तो सिलिकॉन जो है उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसकी वजह से उसको किस में रखा गया है, नॉन मेटल में। ठीक है, तो आपका सवाल गलत। अब अगर हम इनकी बात करें रेडियाई की, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, नीचे आने पर इनका जो साइज है वो बढ़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ साइज क्या होगा, ये काशी जी सन प्लम्बर। क्लियर सबको। इधर से इधर जाएंगे तो आपका साइज बढ़, चलिए तो इधर से इधर जाएंगे तो साइज आपका क्या हो रहा है, बढ़ेगा। लेकिन जब मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूं तो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करने पर देखो क्या होगा। आयनाइजेशन की बात करने पर वैसे हमें पता है कि नीचे आने पर साइज बढ़ेगा। साइज अगर बढ़ता है तो हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। बट अगर हम ऑर्डर की बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन,
जर्मेनियम, फिर लेड आएगा और फिर टिन आएगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूं। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल। ठीक है, यहां पर लेड जो है उसका आयनाइजेशन एनर्जी टिन से ज्यादा हो रहा है। दोबारा से बोलना, क्या बोला मैंने? लेड जो है उसका आयनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा हो गया? बोलो, टिन से। अब सवाल ये आता है कि इसका ज्यादा कैसे हो गया? तो इसके लिए आप मुझे थोड़ा सा अभी समय दीजिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट आएगा अभी, उस इनर्ट पेयर इफेक्ट में मैं आपको इसको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो वहां के लिए अब इसको अपन होल्ड कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। अगला अभी थोड़ी देर में आने वाला है ये। ठीक है, हाँ या ना? बोलो। ओके, आप लोग हाँ बोल रहे हैं इसीलिए मैं आगे बढ़ पा रहा हूं। धन्यवाद आपके कोऑपरेशन के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें अगर अपन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जनरली। ठीक है, जैसे कार्बन, लेकिन जब आगे जाते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या पाई जाती है? इक्वल। बट इधर देखो, बहुत सिंपल है। हमने जब 11th में पढ़ा था तो लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो लेफ्ट से राइट जाने पर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, हाँ या ना? लेफ्ट से राइट। तो जब हम पी ब्लॉक की बात करेंगे तो 13 यहाँ आएगा और 14 यहाँ आएगा। तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा? तो बोलो, इधर जाएंगे तो साइज छोटा होगा, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो कार्बन फैमिली की बात कर रहे हैं तो नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में एलिमेंट की तो इक्वल आ रही है, लेकिन इन कार्बन फैमिली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोलो जल्दी, हाँ, इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, यानी कि बोरोन फैमिली यानी थर्ड से ज्यादा होगी। क्लियर सबको? हाँ या ना? बोलो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखा हुआ देखो, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद फिजिकल स्टेट की। तो फिजिकल स्टेट अभी मैंने आपको बताई थी। क्या बताई फिजिकल स्टेट? बताओ। फिजिकल स्टेट पे कार्बन सॉलिड होगा, ठीक है? क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, कार्बन सॉलिड होगा, सिलिकॉन, मतलब सारे सॉलिड होंगे इसके अंदर तो। ठीक है, अब इनकी हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? इनर्ट पेयर इफेक्ट की। क्लियर? तो यहां इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है वो समझते हैं हम पहले।
यहीं तक अपन बात कर लेते हैं, अभी आगे फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, 13th 14th और 15th ग्रुप। क्लियर। अगर मैं किसी जनरली कॉन्फ़िगरेशन लिखूं किसी का, लाइक मैंने बोरोन का लिखा, तो बोरोन में 1s2 2s2 और 2p1 आएगा। अगर मैं बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो 1s2 2s2 2p1 आएगा। क्लियर सबको। अगर यहां पर ये आएगा, अब मैं आपको यहां कह रहा था कि मैंने लिखा है, अभी इसमें मैंने कुछ समझाया नहीं है, मैंने सिर्फ लिखा है, इसको समझाऊंगा मैं। इधर आओ, यहां से समझाना शुरू कर रहे हैं। बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा अपन ने, बोरोन के कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है 1s2 2s2 2p1। अब अगर मैं इस बोरोन में से तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो आप देखो इसका हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा नहीं होगा। हीलियम एक नोबल गैस है, नोबल गैस स्टेबल होती ही नहीं होती है, तो आप सोच सकते हो कि ये अगर अपने तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ये रख लेगा, हाँ या ना। तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रख लेगा। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर ये रख लेगा तो ये स्टेबल होगा या कम स्टेबल, सोचो स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी एलिमेंट, क्या बोला मैंने बताओ, कोई भी एलिमेंट जनरली अपने वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है। वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, वैलेंस शेल। क्यों? क्योंकि अगर वो सारे इलेक्ट्रॉन निकाल देगा वैलेंस के तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट करेगा। अगर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट करेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। इसलिए जनरली जो भी एलिमेंट होते हैं वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही स्टेबल होते हैं। जनरली जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस में स्टेबल है, जल्दी बताओ, अपनी हायर, ठीक। लेकिन जब हम नीचे आते हैं पी ब्लॉक में 13th 14th और 15th, क्लियर सबको, जब हम 13th 14th और 15th ग्रुप में जब आते हैं नीचे तो डाउन द ग्रुप आने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाती है। क्लियर। क्या बोला, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, कौन सी, लोअर। ये देखो आप, लोअर दिखाई दे रही है। अब ये नया डाउट आ गया कि भाई लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल क्यों हो जाती है, जबकि जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि जब वो सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस के निकाल देगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा वो अपना। तो अगर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल। लेकिन यहां आने पर क्या हो रहा है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो रही है हायर से भी। कोई तो लॉजिक होगा, कोई तो रीजन होगा। अब हम वही रीजन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन कितने टाइप के रखता है एलिमेंट। तो हमारे पास 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। पहला होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ता है उसको। कितना, 8। जैसे मैं कहूं सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, लेकिन अगर मैं एक प्लस लगा दूं यहां पे तो यहां देखो आप कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यानी Na+ का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा हुआ, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस भी बोल सकते हैं इसको। दूसरा होता है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन, सूडो, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखना है इसको, 18 इलेक्ट्रॉन। देखो आप कितने हुए, 10 6 और 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 18। तो कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाह रहा है वो, 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, हाँ या ना। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रखने वाले को क्या कहता है, सूडो इनर्ट। जैसे कॉपर, ये मैंने लिखा इसका कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का। लेकिन जब मैं कॉपर प्लस बनाऊंगा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 18 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो, 6 10 और 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 18।
तो इसका मतलब क्या हुआ ये, बोलो, सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन अपने पास कितने रखेंगे, 18। तो अगर कॉपर प्लस रखेगा तो Ag प्लस भी रखेगा, Ag प्लस रखेगा तो Au भी रखेगा, कॉपर है जिंक प्लस 2 भी रखेगा, कैडमियम प्लस 2 भी रखेगा, Hg प्लस 2 भी रखेगा। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें इसमें, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉपर प्लस रख सकता है, Ag प्लस रख सकता है, Au प्लस रख सकता है। तो यहाँ कौन रख सकता है, जिंक प्लस 2 रख सकता है, कैडमियम प्लस 2 रख सकता है, Hg प्लस 2 रख सकता है। और अगर इधर आगे बढ़ाएं तो गैलियम प्लस 3 भी ये रखेगा, जर्मेनियम प्लस 4 भी ये रखेगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 4s1 आया था लास्ट में, यहाँ कितना आएगा 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो प्लस 2। लेकिन अगर गैलियम आएगा तो कितना आएगा, p1 एक्स्ट्रा आ गया तो कितना आएगा, प्लस 3। और अगर जर्मेनियम आएगा तो कितना, प्लस 4। तो ये आपका सूडो हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? 2 तरह के कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ गए, हाँ या ना? क्योंकि मैंने अभी इनके लिए स्टेबिलिटी की बात नहीं की, मैंने तो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिखा था कॉपर का। मैंने क्या कहा था, 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, आपको मैं 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला होता है नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन, और ये होता है आपका NH2 NP6 ND10 और N+1 S2, यानी कि 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसको आप 20 इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे टोटल, क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखो 18 जो है वो तो दूसरे शेल के हैं, है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के, मतलब ये अलग शेल है, ये अलग शेल है। ये शेल अगर मान लीजिए 5 है तो ये कौन सा हो जाएगा, 6, इसलिए हमें 18 प्लस 2। क्लियर? क्या बोला, जल्दी बताओ, 18 प्लस 2। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब अगर हम नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP6 ND10 N+1। ठीक, इसके अंदर हम देखते हैं थेलियम, थेलियम का 81 होता है, S SP SP SDP SDP और SFDP। 1 2 2 3 3 4 5 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 और 81 भरने आपको। तो ये आ जाएगा। और जब हम इस कॉन्फ़िगरेशन को शेल वाइज अरेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं सिक्स P1 दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है बोर्ड में, ठीक है, वेरी गुड। तो अब आप अगर ध्यान से देखें ये, तो ये देखिए आप, ये आपका फर्स्ट शेल हो गया, सेकंड शेल हो गया, ये थर्ड शेल हो गया, ये फोर्थ शेल हो गया, ये 5 शेल हो गया और ये 6 शेल हो गया। ठीक, अगर मुझे यहाँ पर थेलियम +1 बनाना है, सोचो, तो इसका मतलब मुझे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा 6 P1, हाँ या ना? तो मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 18, यहाँ कितने दिख रहे हैं, 2। तो ये कॉन्फ़िगरेशन थेलियम प्लस ने कौन सा रखा, नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं यहां पर लेड ले लेता तो लेड +2 कौन सा रखता, क्योंकि लेड के अंदर एटॉमिक नंबर है 1 इसका, और इसमें कितना आता है 2, यानी कि 82। ये 82 होगा तो यहाँ 6P2 आएगा और +2 बनाऊंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बिस्मिथ 83, तो बिस्मिथ +3 करूंगा तो P3 आएगा वहां से और P3 को निकाल देंगे। तो ये हमारे पास 3 ऐसे कैटायन आ गए जो कौन सा शो करते हैं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन। और अगर मैं मरकरी लेता हूं,
80। तो मरकरी जो एटम है उस मरकरी एटम में तो 6s2 ही रह जाएगा। तो मरकरी जो होगा, क्या बोला जल्दी बताओ, मरकरी जो होगा वो मरकरी 80 रखता है, इसलिए 6s2 में रह जाएगा। तो ये सारे के सारे जो मैंने लिखे अभी तक वो अपने पास क्या लिखे मैंने बताओ, नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन और एक मरकरी एलिमेंट। ठीक है, तो नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायंस आपके बारे में आ गए। क्लियर सबको? तो ये आपके पास सारी चीजें आ गई। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे पास 3 तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है। पहला कॉन्फ़िगरेशन जो होगा मेरा वो होगा, बोलो, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा जो होगा वो होगा सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा जो होगा वो होगा आपका नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने बताओ क्या लिखा है, पहला कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे पास। दूसरा मैंने लिखा है कि सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। तीसरा मैंने लिखा है कि नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय, दोबारा बोलो, अगर किसी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, और अगर वो 18 इलेक्ट्रॉन रखता है तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखता है, और अगर वो 18 + 2 होता है तो फिर उस कंडीशन में क्या रखता है वो, जल्दी बताओ, नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये 3 कैटायन में आ गया। 3 में से जो नॉन इनर्ट वाला है उसमें 4f की एंट्री हुई या नहीं हुई, पहले बताओ, जल्दी बोलो, कौन सा आ गया ये 4f? कौन सा आ गया 4f? अब यहां से हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपसे जो बात करना चाह रहा था वो ये था कि इसमें क्या हो रहा था। ठीक है, तो थेलियम के अंदर जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 81, लेड में 82 और बिस्मिथ +3 में 83 और मरकरी जो था उसमें 80। तो थेलियम में अगर मैं डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ज़ीनॉन 4f14 5d10 6s2 6p1। जब मैं यहाँ प्लस लगाऊंगा तो ये हट जाएगा। ठीक, तो इन सब में भी सेम यही रहेगा, सबका कॉन्फ़िगरेशन एक ही है, ऊपर वाले का भी। अब इसको समझते हैं अपन की न्यूक्लियस है, ये 4f है, ये 5d है, 6s है और 6p1 भी था यहाँ। जब मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में पी ब्लॉक के, तो ये बताया था कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, यानी कि शील्डिंग पावर, वो सबसे ज़्यादा P की, फिर S, सबसे ज़्यादा S की, फिर P की, फिर D की और फिर F की होती है। तो सबसे ज़्यादा जो पावर है वो किसकी है यहाँ पे, S की, और सबसे वीक कौन है, F। अब F जो है 14 इलेक्ट्रॉन ला रहा है, तो यहाँ कितने प्रोटॉन बढ़ा रहा होगा, 14 प्रोटॉन। फील लेना है आपको, क्या बोला मैंने, फील, क्योंकि इससे मैं आपके बहुत सारे सवाल एक साथ ही कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर आपके क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी बताओ, 14। क्लियर? और अगर 14 प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज अंदर आएगा तो आप सोचो कि 14 प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज आती है, अचानक से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और उसको रोकने की पावर किसके पास है, जल्दी बोलो, उसको रोकने की पावर किसके पास है, F के पास तो बहुत ही कम है, वीक। फिर D की भी शील्डिंग पावर कम है, नहीं रोक पा रहा, तो सीधा कहां जाएगा वो, S। अब S की जो पावर है वो ज्यादा है, तो अब मुझे बताओ S के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगा या P के इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा लगा, कमेंट करके बताएं फटाफट। S के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लगा या P पे, जल्दी बताओ। वेरी गुड, S पर ज्यादा लगा। तो S से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी या P से निकालने के लिए ज्यादा देनी पड़ेगी? अगला सवाल बस हो गया भाई, ये अगले पे आओ, फटाफट बोलो। S से निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी या P से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी?
एस से निकालने के लिए ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से किसमें से निकलेगा? पी से। आसानी से इलेक्ट्रॉन पी से निकलेगा अगर, तो थेलियम अगर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, इसका मतलब पी से निकल रहा है, और अगर थेलियम +3 कर रहा है, इसका मतलब एस और पी दोनों से निकल रहा है। अब एक चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए, अगर कभी सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो वो सिस्टम अनस्टेबल होता है, और अगर सिस्टम से एनर्जी रिलीज कर रहा होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं तो अनस्टेबल है, और अगर सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है तो वो स्टेबल है। अब फील ले रहे हैं हम कि ये न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन आ गए, उस 14 प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन था उसे रोकने की टेंडेंसी एफ की बहुत कम थी, इसलिए वो रोक नहीं पाया। डी की भी कम थी, इसलिए रोक नहीं पाया। एस सबसे ज्यादा अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन की रोकने की पावर एस की सबसे ज्यादा, इसलिए सबसे ज्यादा अट्रैक्शन एस पे जाके लग गया। पी पे जो है वो कम हो गया, तो पी से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकला, पी में एनर्जी कम देनी पड़ी, एस में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी। तो अब इसको बनाने में एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है या इसको? उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है। सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है, कम स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कम स्टेबल हो रहा है। तो यहां पर एक सवाल पूछेगा, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, तो बताओ कौन ज्यादा होगा, थेलियम प्लस या थेलियम +3? जल्दी बोलो। थेलियम +1, थेलियम। अगला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि Pb+2 ज्यादा स्टेबल है कि Pb+4? हाँ, वेरी गुड, Pb+2। इसी तरह से अगर मैं बिस्मिथ +3 की बात करूं और बिस्मिथ +5 तो बिस्मिथ +3, लेकिन अगर मैं Hg की बात करूं और Hg+2 की बात करूं, कौन ज्यादा स्टेबल है देख के बताओ। तो यहां पर हमें ये समझ में आ गया कि यार जो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उसमें अगर 6s2 में इलेक्ट्रॉन है तो 6s2 का जो इलेक्ट्रॉन था उस 6s2 के इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल होता है। इसलिए वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? लोअर। इसलिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है देन हायर। अब समझ में आया कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल क्यों होती है। तो जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था वो ये लिखा था कि बोरोन में 13, 14 और 15, नीचे आने पर देखो क्या कहा था मैंने, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो आपसे अगर पूछे कि 13th, 14th और 15th में नीचे आने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल क्यों होती है, तो आप बोलोगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, या आप एक और लाइन बोलोगे ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। एक चीज समझ में नहीं आई, लेकिन चला इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट काहे बोल रहे हैं? पुअर शील्डिंग इफेक्ट बोलते हो तब तो थोड़ा दिल को टच करता है कि हाँ यार समझ में आ रहा, साला इनर्ट पेयर इफेक्ट का नाम दिया हो। मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब 4f वाला तो समझ में आ रहा, बट इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ईजी है, अरे बहुत ईजी है रे। ये s के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, अगर इस s के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आसानी से नहीं निकलेंगे। आसानी से नहीं निकलेंगे तो आसानी से बॉन्ड नहीं बनाएंगे, आसानी से बॉन्ड नहीं बनाएंगे, इसका मतलब इनर्ट हो गए बॉन्डिंग के लिए। तो जब दो इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो उसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसको क्या हुआ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गए टुवर्ड्स बॉन्डिंग, इसलिए नाम पड़ गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट हो गए टुवर्ड्स बॉन्डिंग, इसलिए नाम पड़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक ही बात हुई, इनर्ट क्यों हुए थे? 4f की वजह से। किसकी वजह से? 4f के पुअर शील्डिंग की वजह से ही तो ये इनर्ट हुए थे। तो दोनों आंसर सही है कि नहीं, इनर्ट पेयर इफेक्ट और दूसरा पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल, आया ना? तो दोनों आंसर आप सही कर सकते हो। क्लियर? अब एक सवाल बन जाता है इसमें, और वो सवाल क्या बनता है देखो जरा, कि यहां पर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? थेलियम +3 की। तो यानी थेलियम +3 को अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन देने आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन देने आते ही वो तुरंत लेगा और किस में आ जाएगा? +1 में। यानी इसकी यहां जाने की इच्छा है क्योंकि ये यहां से यहां जाना चाहते हैं।
यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसकी इच्छा होगी नहीं होगी यहां आने की? होगी, क्योंकि वो +1 में ज्यादा स्टेबल है, आया ना? तो इसका मतलब है कि ये यहां से यहां जाना चाह रहा है। अब ये यहां से यहां जाना चाह रहा है तो इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। क्या हुआ है? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो आपसे बोलेगा कि क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो आंसर दोगे हाँ, He+3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर मैं आपसे बोलूंगा Hg, आया ना, +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Hg में जाना चाहेगा, तो आप बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि ये Hg में ज्यादा स्टेबल है। तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं यहां पर बिस्मिथ की बात करूं, बिस्मिथ +5, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में आना चाहेगा? बिस्मिथ +3 में। तो ये भी क्या हुआ? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दीज आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आ गए। क्लियर? इसमें एक खास बात और हो गई, बताओ क्या? अगर आपको आज के बाद कोई भी लेड का +4 वाला कंपाउंड मिल जाए, क्या बोला जल्दी बताओ? +4 वाला कंपाउंड मिल जाए तो उसका हम स्टेटमेंट में आंसर क्या देंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे कि आपसे पूछा क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप देखो ClO4 पर माइनस चार्ज होता है, 4 ClO4 है, इसका मतलब यहाँ कितना आएगा? +4। यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या PbO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन पर -2 होता है। 2 ऑक्सीजन हो गए तो 4 माइनस हो गया, 4 माइनस हो गया तो यहाँ कितना आएगा? 4 प्लस, 4 प्लस आ गया तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्या Pb3O4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? इसको बोलते हैं अपन रेड लेड। इसका एक नाम और होता है सिंदूर। ये बना होता है 2PbO। मैंने सिर्फ इतना कहा कि Pb3O4 है कंपाउंड, और ये बना होता है 2PbO और PbO2 से, मिक्स्ड ऑक्साइड है ये। क्या है? मिक्स्ड ऑक्साइड, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह से Pb2O3 भी मैंने क्या कहा कि PbO + PbO2 है। ठीक है, तो ये भी आपका PbO + PbO2 है, तो ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड है। इसमें PbO2 है इसलिए +4 है। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, यहाँ 4 है ना भाई और यहाँ 3 है, तो दिमाग लगाओ 2 कहाँ आना चाहिए। अगर मैं इसको 2:1 की जगह उल्टा कर दूं, यहाँ 2 कर दूं, यहाँ 1 कर दूं, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2 × 2 4 और 5। तो क्या ये 5 है? नहीं, ये 4 है, तो इसका मतलब 2 कहाँ आना पड़ेगा? यहाँ। वैसे भी दिख गया ये तो। और ये मिक्स्ड ऑक्साइड क्यों है? ये अभी आपको मैंने सिखाया। पूछो कैसे? कनेक्ट करो। क्योंकि हमने कहा लेड के पास 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 और +4। +2 वाला ऑक्साइड कौन सा हुआ? PbO। +4 वाला कौन सा हुआ? PbO2। तो अगर इस तरह का कुछ लिखा है तो कंफर्म है वो इन दोनों से मिलके बना है। अब तो मैथ्स लगानी थी कि ये आपका 4 आ रहा है और ये 3 आ रहा है, तो रेशो क्या होना चाहिए? यहाँ 2 और 3 आ रहा है, तो रेशो क्या होना चाहिए? 1:1। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना भाई? ओके, तो अभी कनेक्ट कर रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ ये इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी सारे सवाल कनेक्ट करूंगा मैं, आपके जितने भी कहीं पर भी लिखे थे, चाहे वो 13th में हो, चाहे 14th में हो, चाहे 15th में हो, सारे इकट्ठे करके यहीं ले आया मैं आपके लिए। चलिए, तो अभी अपन ने एक चीज सीखी कि स्टेबिलिटी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वालों की ज्यादा होती है, किससे? हायर वालों से। आया ना? और अभी ये सीखा अपन ने कि भाई लोअर वाली सिर्फ किसमें होगी? 13, 14, 15 में सबसे नीचे वाला। तो जब हमें टिन की बात करूंगा, ठीक है, तो टिन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है? +2 +4। लेकिन जो स्टेबल होगी वो कौन सी होगी इसकी? ये। क्यों? क्योंकि इसमें 4f नहीं आता। तो अगर ये टिन +2 में है तो ये क्या चाहेगा? टिन +2 से कहां जाना चाहेगा? +4 में। और अगर ये +4 में जाना चाहेगा
तो आप सोच सकते हो कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज, ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसी बेसिस पे एक सवाल आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस में भी आ गया, जेई मेंस में भी आ गया, कई बार आ गया। क्या ये दोनों सॉल्यूशन एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं? मतलब आपको सवाल कैसे पूछता है पता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? अब आपको उसमें HgCl2 दे दिया और SnCl2 दे दिया और डाल दिए। थोड़ी देर पहले आपको एक लाइन बताई थी मैंने कि Hg+2 अगर हो तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। थोड़ी देर पहले क्या अभी जस्ट बताया आपको कि +2 है तो वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। इन दोनों में क्या हो जाएगी? रेडॉक्स। और रेडॉक्स होकर क्या बन जाएगा? तो अब बताओ कि ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते एक साथ। रीजन? रेडॉक्स रिएक्शन। कुछ फील आई? कनेक्ट किया अपन ने इनर्ट पेयर इफेक्ट से इसको अभी? क्लियर? हाँ या ना? क्लियर हो गया? अब इसी तरह से अगला सवाल आएगा। वो बोल रहा है डज TlI3 एग्जिस्ट विद I-? ठीक है, तो अब इस सवाल को हमें समझना है। इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना? वो बोल रहा है डज TlI3 एग्जिस्ट विद I-? तो इसके लिए दिमाग की बत्ती जलाते हैं कि TlI3 एग्जिस्ट विद I-। तो इसका मतलब I- पर तो एक चार्ज होगा और 3 आयोडीन है, तो कितने हो गए ये? 3 माइनस। और 3 माइनस हो तो थेलियम पर कितना चार्ज हुआ? +3। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जो +3 वाला होता है थेलियम, वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और I- एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑर्डर ऑफ पावर, सबसे ज्यादा I-, फिर Br-, फिर F-। ठीक है, तो देखो यार Tl+3 और ये 3I-, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, तो क्या रेडॉक्स होगा? यस। और ये आ जाएगा Tl+ और I2, और ये Tli बना लेगा फिर बचे हुए I- से। तो ये कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन अब अगर एडवांस थोड़ा सा डिटेल में चले जाएं और वो बोले कि डज TlI3 एग्जिस्ट विद I3-, यहां चेंज कर दिया। I3- को बोलते हैं ट्राई आयोडाइड आयन। ट्राई दिखाई नहीं देगा। आयोडाइड आयन की बात करते हैं अगर अपन, तो थेलियम पर कितना चार्ज आएगा? यहां प्लस। क्यों? क्योंकि I3 कितना चार्ज रख रहा है? माइनस। क्या थेलियम +1 वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्या? बोलो। नहीं होता, थेलियम +3 वाला होता है। क्या ये होता है क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? नहीं। बोलो नहीं, बोलो नहीं होता, थेलियम +3 वाला होता है। तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी, आपस में मिलेंगे। फिर ये यहाँ कोई रेडॉक्स नहीं हो रहा, तो थेलियम प्लस I- के साथ आयनिक कंपाउंड बना लेगा और आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो आपको समझ में आया कि TlI3 अगर I- आ जाए तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर यहां पर I3- आ जाए तो वो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर सबको? हाँ या ना? सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर एक सवाल पूछ रहा है, PbI4 एग्जिस्ट? तो आंसर है नो। रीजन पूछा है उसने, आपसे पूछेगा रीजन। पहला ऑप्शन देगा
ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? चलो बताओ। PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट और उसका रीजन बोल रहा है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ध्यान से देखो, तो रीजन जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होगा। क्या बोला मैंने? इनर्ट पेयर इफेक्ट रीजन नहीं है, रीजन होगा रेडॉक्स, क्योंकि Pb+4 और फिर आएगा I-, ये क्या है? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है? अच्छा रिड्यूसिंग, तो ये इसको रिड्यूस कर देगा और खुद I2 में आ जाएगा और बचा हुआ I इससे रीक करके PbI2 बना देगा। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो PbI4 है उसकी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियसली टूट जाता है ये PbI2 + I2 में, लेकिन जब हम PbBr4 लेते हैं तो वो वार्म करने पर आपका ये स्पॉन्टेनियसली PbI2 + I2 में चला जाता है, ये वार्म करने पर PbBr2 + Br2 में जाता है और ये हीटिंग पर आपके PbCl2 + Cl2 में जाता है। अब यहां सवाल एक और आ गया, क्या? कि वो स्पॉन्टेनियसली क्यों जा रहा है, ये वार्म करने पर क्यों जा रहा है? उसका रीजन सुनो। इस कंपाउंड का रेडॉक्स हो रहा था, इस वजह से ये PbI4 में एग्जिस्ट नहीं किया था। दोबारा से बोलो, क्या बोला मैंने? इस कंपाउंड का, हाँ वेरी गुड, रेडॉक्स हो रहा था इसलिए नहीं हुआ। अब अगर मैं I- की बात करूं तो अभी लिखा था मैंने शायद, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होती है? I-, फिर Br-, फिर Cl-, और फिर F-। सबसे ज्यादा पावर किसकी होती है? I-, फिर किसकी होती है? Br-, फिर किसकी होती है? Cl-, और फिर किसकी होती है? F-। ऐसा नहीं लग रहा कि ये वीक है आई से? अब आपने अगर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी थी तो आपको पढ़ाया होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो भाई जब यहां से यहां आए तो उस कंडीशन में जो I- था वो स्पॉन्टेनियसली उधर चला गया, मतलब जो रूम टेम्परेचर था उसी पे रिएक्शन हो गई और वो अपने आप ही टूट गया। इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं दोनों, क्योंकि वार्म करने पर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी पावर बढ़ी, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ा और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ने के बाद ये रिड्यूस कर पा रहा है इसको, इसलिए टूटा है ये। जब आप इधर आए तो इसकी पावर और कम हो गई, और कम हो गई तो क्या हुआ? हीटिंग, Cl-, अब इसको रिड्यूस कर पा रहा है, इसलिए ये हीटिंग पर टूटा। तो अगर सवाल ये पूछे कि क्या ये, तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट, और क्या ये, तो ये तो बोलोगे एग्जिस्ट। यहां तक समझ में आया सबको? तो ये एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर सबको? आया ना? अब इसी तरह का एक सवाल और पूछा फिर अब, Bi5 ये लिखा हुआ, वो बोलेगा कि अब Bi5 एग्जिस्ट करेगा, तो फिर से वही देखें, बिस्मिथ +5 और I-। तो आप सोच सकते हो क्या होगा? रिड्यूस करेगा उसको और खुद चला जाएगा I2 में, तो ये बनाएगा Bi3। तो Bi3 तो एग्जिस्ट कर सकता है, बट Bi5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन? ड्यू टू रेडॉक्स। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट से जितने भी सवाल होते थे वो मैंने थोड़े से कनेक्ट किए हैं। यहां तक समझ में आ गया? हम देखो जो भी बात कर रहे हो नेचर में पाए जाने की बात कर रहे हैं। आप अगर कुछ भी कहो तो आप लैब में बना सकते हो सब कुछ, हम उसकी बात बिल्कुल नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। हम नेचर में स्पॉन्टेनियस वर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है नेचर। क्लियर सबको? तो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो ये आपको कैसे ब्रेक होगा ये समझ में आ गया।
अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड्स, तो क्या होगी? स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड्स की बात करें तो बताओ क्या होगी? ऑर्डर क्या आएगा? नीचे जाने पर, जल्दी बताओ, नीचे जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, तो यहां पर आपकी लोअर +2 होती है, तो ऑर्डर आपसे पूछे तो आप ऐसे दोगे। और अगर बोलेगी स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेलाइड, तब देख के बताओ फटाफट। तो टेट्राहेलाइड तो डिक्रीज होती है नीचे जाने पर, तो ऑर्डर ये दोगे। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछेगा तो बता देंगे। तो आप बोल सकते हैं कि 14th ग्रुप में नीचे आने पर डाइहेलाइड की स्टेबिलिटी बढ़ती है और टेट्राहेलाइड्स की स्टेबिलिटी घटती है। हाँ या ना? अभी मैं आपकी सारी केमिकल रिएक्शनें कंप्लीट करता जा रहा हूँ। अभी जब हम शुरू करेंगे ना कि केमिकल प्रॉपर्टीज, तो देखना आपको लगेगा सारी रिएक्शनें सर ने तो पहले ही बता दी, उसमें सिर्फ लिखी हुई हैं। वो उन स्टेटमेंट को अगर मैं पढ़ करके आपको बोल देता तो उससे कोई फायदा नहीं होता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे की बात जब हम कर रहे हैं तो यहां पर आप स्टेबिलिटी की बात हो रही थी। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट जो था, उसी इनर्ट पेयर इफेक्ट से कनेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और हम 2-3 सवाल डी ब्लॉक के भी कर लेते हैं, जैसे CuI2 और FeI3। ये हम डी ब्लॉक में पढ़ेंगे कि कॉपर भी एक अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। I- भी क्या है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहां पर भी रेडॉक्स हो जाएगी, इसलिए कॉपर +1 में आ जाएगा और ये I2 में चला जाएगा। सेम यहां पर भी Fe+3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और I- एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, रेडॉक्स हो जाएगी और ये +2 में I2 बना देगा और ये I2 में आ जाएगा। ये क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डी ब्लॉक में आ जाएगा। ये तो बस मैंने ऐसे ही बता दिया कि सारे जितने भी हैं वो सारे के सारे एक साथ आपके पास इकट्ठे हो गए कि भाई ये सवाल होते हैं और ये सवाल हमसे बन जाएं। क्लियर सबको? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करते हैं। नीचे आने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है हायर से, रीजन या तो इनर्ट पेयर इफेक्ट या पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल। उसके बाद हम आए स्टेबिलिटी ऑफ आयंस पे। स्टेबिलिटी ऑफ आयंस की जब हमने बात की तो हमने क्या कहा कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे वालों की ज़्यादा स्टेबल है, ठीक। तो मैं आपको वापस से रिवाइज करा रहा था। हाँ, तो नीचे आने पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। फिर हमने पढ़ा कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ आयंस कौन कौन ज़्यादा स्टेबल है, वो आपने बताया मुझे, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हमने क्या पढ़ा कि कौन कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते, वो क्लियर हुआ आपका। उसके बाद अब एक सवाल है मेरा छोटा सा कि GaCl2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम, चलिए बताइए। हाँ चलिए बताइए, GaCl2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम +2, आपने निकाला +2 लेकिन आप भूल गए अभी कि मैंने कहा था गैलियम तो +1 और +3 होता है। यहाँ पर कैसे हो सकता है, +2 दिखा रहा है ये तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, अगर आप फंस जाएंगे इसमें। तो ये एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है गैलियम Cl4, जहाँ पर ये जो G है ये +1 में है और अंदर वाला जो है वो G 3rd में है। तो ये इसकी फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना ये कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है। क्लियर सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं।
सबको समझ में आ रहा है भाई? यही आईटी है। ओके, अब मेरा जो सवाल था वहां पर अगला, हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज, तो जरा मैं बोलता जाता हूं, देखिए जरा क्या। पहला, अगर मुझसे पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो मैं बोल दूंगा भाई कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4 होती है जनरली, और -2 भी होती है, कार्बाइड्स वगैरह में हमने जब पढ़ी थी। ठीक, कार्बन के बाद सिलिकॉन की बात करें तो उसकी भी +2 +4 होती है। ठीक है, और +2 +4 में ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है? +4, हाँ या ना? ठीक, अच्छा, ये समझ में आ गया। काशी के बाद इसकी बताओ कौन कौन सी थी? इसकी भी +2 +4 शो कर सकता है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल कौन सी थी? +4। +2 +4 शो करता कौन सी थी? +2 +4 करता कौन सी थी? ये सब आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वहाँ पे कि ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है, ये सब आपको समझ में आ गए, हाँ या ना? अब एक खास बात जो आपको समझनी है वो ये कि आपने लिखा सर PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आपने कहा कि PbBr4 एग्जिस्ट नहीं करता, हाई टेम्परेचर ज़्यादा कर दो तो, बाकी नॉर्मली तो कर रहा है। PbF4 के बारे में क्या है? तो PbF4 आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक लैटिस में पाया जाता है। इसी तरह से SnF4 भी एक आयनिक कंपाउंड है, वो आयनिक लैटिस में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। समझ गए? क्या बोला, जल्दी बताओ। सिंपल है, हाँ या ना? चलिए, तो ये दोनों आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जो भी डिस्कशन था वो आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो इधर, चलते हैं अब आगे। अब जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि हम केमिकल रिएक्शन की बात करते थे तो ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ गई। अब आया ऑक्साइड। अगर मैं ऑक्साइड की बात करूं तो ये फैमिली वाले जो है वो कैसे बनाते हैं? एक मोनोऑक्साइड टाइप और एक डाइऑक्साइड। अब मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन जो है वो CO भी बनाता है, CO2 भी बनाता है। ठीक है, SI भी SiO भी बनाएगा और SiO2 भी बनाएगा। अब अगर हम बात करें तो यहां पर CO2, ठीक है, CO2, SiO2, GeO2, SnO2 और PbO2, ये ऑक्साइड्स हैं। ये तीनों क्या होते हैं? एसिडिक। तीनों ऑक्साइड कैसे हैं? एसिडिक। और ये दोनों क्या है? एम्फोटेरिक। ठीक है, SiO ये हाई टेम्परेचर पे पाया जाता है। सिर्फ कहां पाया जाता है? हाई टेम्परेचर पे। कहां पाया जाएगा, जल्दी बताओ? हाई टेम्परेचर। किस पे? हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि CO, ये CO भी पाया जाएगा। ये CO कैसा होता है नेचर में? न्यूट्रल। मैं आपको बता देता हूं CO न्यूट्रल होता है, और CO के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो न्यूट्रल होते हैं, मैं सारे एक साथ बता देता हूं। CO, NO, N2O और वाटर, ये P ब्लॉक में न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, एक साथ ही बता दिए मैंने। ठीक है, और ये एम्फोटेरिक क्या होता है ये भी समझ लो। एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिड और बेस दोनों की रिएक्शन शो करता है। क्लियर? तो लेड के जितने भी ऑक्साइड है सारे एम्फोटेरिक हैं, टिन के जितने भी ऑक्साइड है सारे एम्फोटेरिक हैं। अब एक सवाल आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि PbO और PbO2 दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? ये एम्फोटेरिक है दोनों, लेकिन क्वेश्चन पूछा है मोर एसिडिक। मोर एसिडिक ये होगा जिस पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा। अगर हम SnO और SnO2 की बात करें तो कौन ज्यादा है? बोलो। जिस पर प्लस चार्ज ज्यादा होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। दोनों एम्फोटेरिक हैं। इसका एक मीनिंग निकलेगा मोर एसिडिक लेस बेसिक। ये क्या होगा? मोर बेसिक और लेस एसिडिक। मोर बेसिक लेस एसिडिक। क्लियर? चलिए,
अभी हमने हेलाइड्स की बात की थी, तो हेलाइड मैंने सारे बता दिए थे। ये जो हेलाइड बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, MCl2 और MCl4। अभी मैंने आपको बताया था कि नीचे आने पर कौन से वाले हेलाइड्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी क्या होगी, कम। अभी क्लियर हो गया था सारा। अब ये सवाल पूछेगा विच इज मोर कोवेलेंट या विच इज वोलेटाइल। मोर वोलेटाइल, चलो बताओ दोनों में से कौन ज्यादा वोलेटाइल है। ट्राई करो। ये देखिए आप यहां पर गड़बड़ कर दी अपन ने, यहां आएगा ये ज्यादा वोलेटाइल, ये +2 है और ये +4 है। जितना ज़्यादा प्लस होता है उतना ज़्यादा कोवेलेंट होता है, और जो जितना ज़्यादा कोवेलेंट होता है वो उतना ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो जनरली कोवेलेंट जो होगा वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा। तो इन दोनों में से ज़्यादा वोलेटाइल कौन होगा, टेट्राहेलाइड। कौन सा, टेट्राहेलाइड। क्लियर सबको यहाँ तक। तो आपने इसकी आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी, रेडियाई पढ़ी, उसके बाद अपन आगे बढ़ते चले गए, केमिकल रिएक्शंस आई, इनर्ट पेयर इफेक्ट आया, ठीक है। अब आई वाटर के साथ रिएक्शन, तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, 9 रिएक्शन। टिन जो होता है वो स्टीम को डिकम्पोज करके H2 गैस दे देता है, और लेड जो होता है वो अनअफेक्टेड रहता है। दोबारा सुनेंगे, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं करते हैं। दोबारा से बोलो, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं करते हैं पानी के साथ। लेकिन टिन स्टीम को डिकम्पोज करके H2 बना देता है। क्या बोला, जल्दी बताओ। टिन इसको डिकम्पोज करके क्या बना देगा, H2। क्लियर सबको। अब Pb जो है अनअफेक्टेड रहता है, उसका रीजन आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड। लेड अपने प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है ऑक्साइड की, जिसकी वजह से प्रोबेबली वो रिएक्ट। क्लियर। तो ये आपकी वाटर रिएक्शन इसके साथ जनरली हुई। अब कैटेनेशन प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो मैंने आपको कैटेनेशन प्रॉपर्टी वहीं पर पढ़ा दी थी, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर। और कैटेनेशन प्रॉपर्टी का ऑर्डर आपसे पूछा जाएगा। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता था बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/साइज। ठीक है। अब बताओ साइज नीचे आने पर बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो नीचे आने पर जो है वो साइज बढ़ रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी घट रही है, इसलिए सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा हुई? हायर कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसकी हुई? कार्बन, कार्बन की। इसीलिए कार्बन एक बहुत सारे कंपाउंड बनाता है और उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोला जाता है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? तो ये आपकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी कंप्लीट। अब इसके बाद आते हैं कंपाउंड। जैसे पहला कंपाउंड आया CO। अगर हम बात करते हैं CO, तो CO कैसे बनेगा जरा देखना, C+O2CO। अगर आप कार्बन का पार्शल, क्या बोला मैंने बताओ, पार्शल ऑक्सीडेशन करते हैं तो CO बनता है। अगर आप कंप्लीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। एक मेथड और होता है, अगर आप फॉर्मिक एसिड में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दें, कंसंट्रेटेड H2SO4 एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, अच्छा बताओ? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं जो वाटर को निकाल लेते हैं इसमें से, तो इसमें से पानी बाहर आ जाएगा और पानी बाहर आकर के बना देगा आपका CO+H2O। तो ये आपके कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। क्लियर? ठीक। तीसरा एक मेथड और होता है कार्बन प्लस H2O। तो ये CO+ क्या बन जाएगा? H2। अप्रोक्सीमेट 473 से 1273 केल्विन के बीच में रिएक्शन होती है, और इसको अपन बोलते हैं अपन CO+H2 का एक नाम होता है कंबाइंड। कोई बता सकता है आप में से? हाँ, वेरी गुड, वाटर गैस या
सिन गैस या सिंथेसिस गैस। क्लियर? हाँ, ऑक्जेलिक एसिड अरे ऑर्गेनिक में बहुत सारी पड़ी है, तो फॉर्मिंग लो तो ऑक्जेलिक से CO प्लस CO2 दोनों बनेगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये वाटर गैस। लेकिन अगर मैं यहीं पर कार्बन की रिएक्शन अगर O2 प्लस N2 यानी एयर से करा दूं, तो एयर से कराने पर बन जाएगा CO प्लस N2। इस गैस का नाम क्या होता है, बोलो? प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस। अब एक सवाल, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस दोनों में से किसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होती है? कौन अच्छा है? ठीक है, आया कि नहीं आया? दोनों में से वाटर गैस की अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि जब उसको हम करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है वो कंबस्टाइल नहीं होती है, जबकि हाइड्रोजन सपोर्ट करती है। समझ गए? तो इसलिए वाटर गैस ज्यादा अच्छी फ्यूल होगी। अब CO जो होता है उसकी एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एडवांस में कई बार आ चुका है और आता भी है, ठीक है, और वो है K4FeCN6 की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। ठीक है, जब मैं फर्स्ट लेक्चर पी ब्लॉक का ले रहा था तो कुछ बच्चे इस रिएक्शन को जबरदस्ती पूछ रहे थे बीच बीच में, तो बोरोन की नहीं थी इसलिए मैंने वहां पर इसको डिस्कस भी नहीं की और मैंने उसका आंसर भी नहीं दिया आपका। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का ये डाउट होगा अगर कि भाई आप K4FeCN6 की कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन बताओ, क्योंकि 3-4 बार आ रहा था पर मैं इग्नोर कर रहा था उसको। क्यों? क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड में अपने आप ही आने वाली थी। ठीक है, तो कई चीजें मैं इसलिए भी छोड़ रहा हूं क्योंकि जब आप पूरा पी ब्लॉक पढ़ोगे तो मैं शायद उसको कवर कर चुका हूँ कहीं ना कहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई टेंशन नहीं लें, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि इनको आता नहीं है डाउट इसलिए मेरा डाउट नहीं बताएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जिस जगह वो रिलेवेंट आंसर मैं दे सकता हूं मैं वहीं पर आपका ये आंसर दूंगा। इस बात को प्लीज अपने दिमाग में अच्छे से रखिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छा समझ में आ सके, अच्छा क्लियर हो सके आपके डाउट्स। तो इसकी जब रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये K2SO4 FeSO4 और HCN। ठीक है, अब अगर मैं HCN का जब, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो नो डाउट इसमें पानी होगा, तो पानी होगा तो उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगा तो ये HCOOH प्लस अमोनिया बना लेगा। अमोनिया बेस है और ये बेस फिर से कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करने लग जाएगी क्योंकि एसिड है ये। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 एक और काम करता है और वो क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इसमें से क्या बाहर निकाल देगा। तो आप देख सकते हैं कि CO बन गई K4FeCN6 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 से। CO पॉइजनस है, एक्सट्रीमली पॉइजनस, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है इससे। आपने अगर देखा होगा कि अगर हम अंधेरे कमरे के अंदर या कमरे के अंदर बंद कर दें चारों तरफ से और उसमें अंगीठी जला लें तो आप सुबह लुढ़क जाओगे, क्योंकि वो जो निकलेगा अंगीठी से कंबशन कंप्लीट नहीं होता है, पार्शियल कंबशन होगा। पार्शियल कंबशन से जो निकलेगी वो CO होगी और CO होगी तो वो आपको मार देगी, क्योंकि वो CO हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड जो बनाता है वो आपको सांस नहीं लेने दे रहा। बताओ क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो गैस होती है वो ऑक्सीजन गैस जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस जब अंदर जाएगी तो वो हीमोग्लोबिन जो होता है वो उस ऑक्सीजन गैस को चारों तरफ ले जाता है अपने पास। ठीक है, तो वो क्या करता है, सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंच जाती है और सेल्स जो है वो सही रहती है। ठीक, तो आपसे बोलेगा कि CO पॉइजनस क्यों होती है, तो आप बोल सकते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, इस चक्कर में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलने देती। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि CO और O2 में से, अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको याद आ रहा हो तो आपको पता होगा कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड लिखा था आपने सबसे आगे CO, याद है? स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड CO स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड था, O2 तो बहुत वीक है। तो जब O2 और CO दोनों होगी तो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी हीमोग्लोबिन के साथ, CO की, और वो 300 गुना ज्यादा होती है, 300 टाइम्स मोर, किससे? ऑक्सीजन से। इसलिए ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाती और CO मिलने लगती तो मर जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट थी CO की। क्लियर सबको?
अब अगर यहाँ सवाल पूछा जाता है कि बाय मिस्टेक्स अगर यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेट की जगह डाइल्यूट H2SO4 लेते तो फिर कौन सी पॉइजनस गैस बनती, तो मैं आपको बता दूं एक पॉइजनस गैस और है यहाँ पे, ये वाली। तो सवाल अगर आ जाए कि कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सी पॉइजनस गैस बनती है, CO, क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 यहां से पानी निकाल देगा। लेकिन अगर सवाल आ जाए कि डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तब कौन सी पॉइजनस गैस बनेगी, तो कंफ्यूज मत होना, फिर वो बनेगी, ये तो बनेगी नहीं क्योंकि ये स्टेप नहीं होगी। ये जेई एडवांस में सवाल आते हैं ऐसे, और ये बहुत अच्छे सवाल हैं, कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे बढ़े। अब CO के बारे में आपसे सवाल करेगा, तो CO के बारे में आपसे पूछेगा पहला कि CO जो होती है उस गैस का किस कंपाउंड से हम CO को एस्टिमेट कर सकते हैं, तो उसका एस्टिमेट करने वाला कंपाउंड है I2O5। ये तो आपको डायरेक्ट टिक लगाना है बस, सीधा सीधा, ठीक है। तो आपसे बोलेगा कि CO को एस्टिमेट किस कंपाउंड की हेल्प से करते हैं, तो आंसर क्या दोगे आप, I2O5, ठीक है। दूसरा, अगर हम CO को PdCl2 से पास करा दें तो पास करने पर पैलेडियम का ब्लैक PPT बनेगा। एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं तो पानी भी है, तो यहाँ पर HCl आ जाएगा, ठीक है। तो PDM का ब्लैक PPT बनेगा, इससे भी आप CO को पता लगा सकते हैं, ठीक। अब आपसे पूछता है कि इसके एब्जॉर्बर कौन है, तो ये Cu2Cl2 कार्बन मोनोऑक्साइड का गुड एब्जॉर्बर है। क्लियर। तो आपसे पूछेगा कि गुड एब्जॉर्बर ऑफ CO कौन है, तो आंसर को क्या दोगे आप, बताओ कौन है। हाँ वेरी गुड, Cu2Cl2 इसका गुड एब्जॉर्बर है। क्लियर सबको। अब आगे की बात करते हैं। एक कंपाउंड मैंने शायद पहले भी बता दिया था, SiC। CO के बाद अगला कंपाउंड सिलिकॉन कार्बाइड होता है, सेकंड हार्डेस्ट मटेरियल आफ्टर डायमंड होता है, 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी ऐसी। ये तो ये आपका 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। नॉन प्लेनर है, sp3 है। आपसे बोलेगा क्या इसके सभी एटम एक ही प्लेन में है क्या, तो आंसर है नहीं, नहीं है, क्योंकि इसके अंदर sp3 है। क्या सारे एटम, ऑल एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो आंसर बोलोगे यस, ऑल एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सेकेंड हार्डेस्ट मटेरियल है, हाँ है। इसका एक नाम और होता था, बताओ क्या, कार्बोरंडम। तो आपसे बोलेगा कि कार्बोरंडम है नॉन प्लेनर, तो हाँ है, ठीक। तो सारे एटम। अब जब सिलिकॉन को SiO2 को जब कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर करीब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं, तब जाकर के आपके SiC का फॉर्मेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका बनता कैसे वो, ठीक है। क्लियर सबको। चलो, तो अब बाकी की जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे का। अभी तक मैंने आपको कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस सिलिकॉन कार्बाइड बना दिया। अब हम कार्बन फैमिली में आगे बढ़ेंगे, जैसे एलोट्रोप्स। आपको पता होगा कि हमारे कार्बन के सबसे इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स होते हैं 3। पहला होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है फुलरिन। तो ये 3 पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे आपकी टिन और लेड की रिएक्शन, जो जेईई एडवांस में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, टिन और लेड की रिएक्शंस। क्लियर। तो आपका नेक्स्ट क्लास में 14th ग्रुप भी कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद हम 15th 16th करेंगे, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि संडे को भी एक एक्स्ट्रा क्लास आपकी ले लूँ। तो आप एक बार ज़रा बताइए, जो जो एग्री करते हैं कि नहीं सर 1.5 घंटे की एक क्लास ले लो ताकि एक ग्रुप और जल्दी खत्म हो जाए संडे को, तो कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट कि हाँ ले कि नहीं ले एक्स्ट्रा क्लास जल्दी।